Hello students, today we are going to discuss ecosystem and its components. Ecosystem, as you have studied in the last lecture, environment involves both living organisms and the non-living physical conditions. Term ecosystem refers to the environment of the life. An ecosystem is a naturally occurring assemblage of life and the environment. So the ecosystem consists of biotic and abiotic components. Abiotic components include non-living components of the ecosystem. There are three categories of the abiotic components: climatic factors, topographic factors, and the edaphic factors. They include some biotic factors also in the abiotic components. Today we are going to deal with the climatic factors. Climatic factors include light, temperature, precipitation, humidity and atmosphere. Today we are going to discuss light and temperature in detail. First of all, we are going to deal with the effect of light. प्रकाश का मेन सोर्स सूर्य है. सोलर रेडिएशन का अधिकांश भाग एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. सोलर रेडिएशन का केवल छोटा सा स्पेक्ट्रम वाला भाग ही प्रकाश कहा जाता है. स्पेक्ट्रम का केवल रेड एंड ब्लू वाला भाग ही पादपों के द्वारा फोटोसिंथेसिस में काम लिया जाता है. अर्थ पर सनलाइट ही एनर्जी का मुख्य सोर्स है. सूर्य का प्रकाश जीवों को मुख्य रूप से निम्न प्रकार से प्रभावित करता है: इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ सन एंड फोटोपीरियोडिसिटी. पादपों और जीवों पर प्रकाश का प्रभाव पड़ता है भिन्न भिन्न प्रकार से. सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन द प्लांट्स. प्लांट्स में क्लोरोफिल अत्यधिक आवश्यक है फोटोसिंथेसिस के लिए, लेकिन ज़्यादातर प्लांट्स में सनलाइट की उपस्थिति में ही क्लोरोफिल का संश्लेषण हो पाता है. पादपों पर प्रकाश का दूसरा प्रभाव पड़ता है उनके ट्रांसपिरेशन रेट का. लाइट के कारण टेम्परेचर बढ़ जाता है, अतः अपरोक्ष रूप से लाइट ट्रांसपिरेशन को प्रभावित करती है. ट्रांसपिरेशन रेट के बढ़ जाने से पादपों द्वारा वाटर एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाता है. यही कारण है कि हाई लाइट इंटेंसिटी सदैव शुष्क वातावरण व अधिक ट्रांसपिरेशन का कारण बनती है. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पादपों में मुख्य रूप से पत्तियों पर रंध्र या स्टोमेटा पाए जाते हैं. तो स्टोमेटा का खुलना व बंद होना, इस सारी क्रिया का नियमन प्रकाश के द्वारा ही किया जाता है. अतः परोक्ष रूप से प्रकाश पादप द्वारा ट्रांसपिरेशन व एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को प्रभावित करता है. प्रकाश का पादपों के वितरण पर भी प्रभाव पड़ता है. पोल्स पर सनलाइट की स्थितियाँ पृथ्वी के दूसरे भागों की अपेक्षाकृत भिन्न होती हैं, अतः अर्थ की सरफेस पर पहुँचने वाली टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन लैटिट्यूड के साथ बदलती रहती है. यही कारण है कि पोल्स पर पाई जाने वाली वेजिटेशन अर्थ के दूसरे भागों पर पाई जाने वाली वेजिटेशन से भिन्न होती है. ओवरऑल वेजिटेटिव डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट्स, पादपों की सामान्य विकास एवं वृद्धि पर भी प्रकाश का प्रभाव पड़ता है. अब हम बात करते हैं फोटोपीरियोडिज्म की. किसी प्लांट को प्रतिदिन कितने समय के लिए प्रकाश उपलब्ध रहता है वह फोटो पीरियड कहलाता है. फोटो पीरियड का पादपों के संपूर्ण विकास व फ्लावरिंग पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है. फोटो पीरियड के आधार पर हम प्लांट्स को तीन प्रकार से विभाजित कर सकते हैं. पहले कहलाते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स, जिनको कि प्रतिदिन 12 से 14 घंटे से कम प्रकाश की आवश्यकता होती है, यानी कि उनका फोटो पीरियड 14 घंटे से या 12 घंटे से कम होता है. लॉन्ग डे प्लांट्स, ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें कि फोटो पीरियड कम से कम 12 से 14 घंटे तक का होता है. तीसरे हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स. कुछ पादपों पर फोटो पीरियड का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः पादपों के लोकल डिस्ट्रीब्यूशन में फोटो पीरियड का महत्वपूर्ण रोल है. अब हम बात करते हैं इफ़ेक्ट ऑफ लाइट ऑन द एनिमल्स.
कि जीवों पर प्रकाश का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें चाहे वो जीव एक्वेटिक हो या टेरेस्ट्रियल हो, दोनों ही स्थितियों में जंतुओं के आवास पर में कितना प्रकाश उनको प्राप्त होता है, इसका उनके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। तो हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। एनिमल्स में लाइट मेटाबॉलिज्म को दो तरह से प्रभावित करती है। पहला, हीटिंग इफेक्ट ऑन द टिश्यूज, और दूसरा बाय द आयोनाइजेशन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। इन दोनों कारणों से एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ एंड रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है। इसी प्रकार से प्रकाश का जंतुओं के जनन पर भी प्रभाव पड़ता है। फोटोपीरियोडिज्म का जनन ग्रंथियों के विकास पर प्रभाव पड़ता है। अतः पौधों के समान ही जंतु भी लॉन्ग डे एनिमल्स, शॉर्ट डे एनिमल्स और न्यूट्रल टू डे लेंथ एनिमल्स भी होते हैं। प्रकाश का जंतुओं के सामान्य विकास और वृद्धि पर भी प्रभाव पड़ता है। वृद्धि एवं विकास की गति को प्रकाश के प्रभाव के द्वारा तेज या धीमा किया जा सकता है। जैसे कि साल्मन फिश के लार्वा की यदि हम देखें तो उसमें उसको यदि सफिशेंट लाइट मिलती है तो लार्वा का सामान्य विकास होता है, लेकिन यदि समुचित प्रकाश नहीं मिलता तो लार्वा की वृद्धि जो है वो रुक जाती है, समुचित वृद्धि नहीं होती है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है। प्रकाश का जंतुओं में पिगमेंटेशन पर भी प्रभाव पड़ता है। जंतुओं के त्वचा में पिगमेंट्स पाई जाती हैं जो कि त्वचा को एक विशिष्ट रंग प्रदान करती हैं। जंतुओं में पिगमेंट फॉर्मेशन के लिए भी आवश्यक रासायनिक परिवर्तन लाइट एनर्जी के द्वारा ही इनिशिएट किए जाते हैं। प्रकाश पिगमेंटेशन को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करता है। सबसे पहला प्रभाव पड़ता है त्वचा के रंग पर, कि यदि हम देखें कि अंधकार में या समुद्र में गहराई में रहने वाले जीवों में त्वचा में पिगमेंट्स नहीं होते हैं, उनके शरीर का त्वचा का रंग जो है वो हल्का होता है। अधिक तापमान वाले देशों के मनुष्यों की त्वचा का रंग काला होता है एवं कम तापमान वाले देशों के मनुष्यों की त्वचा का रंग हल्का अर्थात गोरा होता है। इसी प्रकार प्रकाश का जंतुओं की आँखों पर भी प्रभाव पड़ता है। आँखों का विकास किस स्तर तक होगा यह भी जंतुओं को उपलब्ध प्रकाश पर निर्भर करता है। जैसा कि सामान्यतः हम देखते हैं कि डीप सी व केव्स में रहने वाले एनिमल्स में आइज़ या तो अनुपस्थित होती हैं या अल्प विकसित होती हैं। इसी प्रकार रेशो ऑफ आई टू हेड को हम देखें तो सिर के अनुपात में आँखों का साइज़ सरफेस पर रहने वाले जीवों में सामान्य होता है, जबकि जैसे जैसे समुद्र में गहराई की तरफ बढ़ें जंतुओं की आँखों का आकार बढ़ता दिखाई देता है। इसी प्रकार जीवों में गमन यानी कि लोकोमोशन पर भी प्रकाश का प्रभाव पड़ता है। कुछ लोअर एनिमल्स में स्पीड ऑफ लोकोमोशन प्रकाश के द्वारा नियंत्रित होती है और इस प्रक्रिया को फोटोकाइनेसिस कहा जाता है। जैसे कि मजल क्रैब के अगर ब्लाइंड लार्वा को हम देखें तो हम देखते हैं कि यदि लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी जाती है तो लार्वा तेज़ी से गति करता है। कुछ इन्वर्टिब्रेट्स में भी लोकोमोशन का कि किस दिशा में होगा यह भी प्रकाश पर निर्भर करता है, यानी कि ओरिएंटेशन ऑफ एनिमल वो प्रकाश पर निर्भर करता है। इसे फोटोटेक्सिस कहा जाता है और ऐसी गतिविधियों को फोटोटेक्टिक मूवमेंट्स कहा जाता है। युग्लिना में पॉजिटिव फोटोटेक्टिक मूवमेंट प्रदर्शित होता है, जबकि अर्थवर्म नेगेटिव फोटोटेक्टिक मूवमेंट प्रदर्शित करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जीवों में विभिन्न प्रकार से प्राप्त होने वाले प्रकाश का उनके जीवन पर विभिन्न प्रकार से प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करते हैं तापमान की या टेम्परेचर की। जिस वातावरण में जीव रहते हैं, चाहे वो स्थलीय हो अथवा जलीय, उस वातावरण का टेम्परेचर पर पूरी तरह से जीव पर प्रभाव पड़ता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ताप से प्रभावित होती हैं। प्रत्येक जीव एक निश्चित स्तर तक ही तापमान को सह सकता है। इसी सहनशीलता के आधार पर जीवों को हम 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। यूरीथर्मल यानी कि ऐसे जीव जो कि लंबे ताप परिसर वाले होते हैं उन्हें यूरीथर्मल कहते हैं, और इसका उदाहरण है मनुष्य, लिजार्ड्स, टोड, साइक्लॉप्स, ये सभी यूरीथर्मल हैं। स्टीनोथर्मल एनिमल्स, कम ताप परिसर वाले जीव जैसे कि रेप्टाइल्स, फिशेस, टर्माइट्स और कोरल्स,
इनको हम स्टीनोथर्मल कहते हैं। जंतुओं में और पादपों में तापमान का विभिन्न प्रकार से प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं हम दैनिक उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म की। प्रत्येक जीव के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर आवश्यक होता है जिस पर कि वो अपनी सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को दक्षतापूर्वक कर सकता है। अधिकतम तापमान से अधिक तापमान होने पर व न्यूनतम तापमान से कम तापमान होने पर जीवों की क्रियाशीलता रुक जाती है। यदि हम बात करें जनन की, तो प्लांट्स में थर्मोपीरियोडिज्म द्वारा फ्लावरिंग प्रभावित होती है। एनिमल्स में गॉनेड्स के मैच्योरेशन पर भी तापमान का प्रभाव पड़ता है। कुछ एनिमल्स में ब्रीडिंग पर टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अतिरिक्त तापमान जंतुओं की फेकंडिटी यानी कि रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को भी प्रभावित करता है। जीवों की सामान्य वृद्धि एवं विकास पर भी तापमान का प्रभाव पड़ता है। सामान्य तापमान पर पादपों की वृद्धि सामान्य होती है, तो फूड चेन में इन पर निर्भर रहने वाले जीवों में भी सामान्य वृद्धि एवं विकास होता है। जैसे कि हाई टेम्परेचर वाले एरियाज़ में कुछ इंसेक्ट्स का लाइफ साइकिल 1 वर्ष में पूरा हो जाता है, जबकि लो टेम्परेचर वाले एरियाज़ में इन कीटों का जीवन चक्र 2 वर्ष में पूरा होता है। एनिमल्स में टेम्परेचर ग्रोथ को भी प्रभावित करता है। जैसे कि हम ऑयस्टर को देखें तो अगर 10 डिग्री टेम्परेचर पर की अपेक्षा इसको हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रखते हैं तो इसकी बॉडी लेंथ में बढ़ोतरी हो जाती है। इसी प्रकार यदि हम सेक्स रेशो को देखें तो जंतुओं में तापमान सेक्स रेशो को भी प्रभावित करता है। जैसे कि डेफनिया में सामान्य तापमान पर तो ये पार्थिनोजेनेसिस करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप केवल फीमेल संतानें ही उत्पन्न होती हैं। लेकिन यदि तापमान बढ़ जाता है तो डेफनिया सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, जिसके परिणाम स्वरूप मेल और फीमेल दोनों संतानें उत्पन्न होती हैं। इसी प्रकार तापमान का जंतुओं के कलरेशन पर भी प्रभाव पड़ता है। कुछ इंसेक्ट्स, बर्ड्स और मैमल्स जो कि वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट में रहते हैं, उनके रंग ठंडे व ड्राई क्षेत्रों में रहने वाली रेसिस की अपेक्षा गहरा होता है। इसी प्रकार जंतुओं की और पादपों की मॉर्फोलॉजी पर भी तापमान का प्रभाव पड़ता है। जीवों को शरीर के साइज को व शरीर के विभिन्न अंगों के रिलेटिव प्रोपोर्शन पर भी तापमान प्रभाव डालता है। जैसे कि बर्ड्स और मैमल्स का ठंडे प्रदेशों में आकार बड़ा होता है, लेकिन पोइकिलोथर्मल जीव ठंडे प्रदेशों में भी छोटे होते हैं। ठंडे प्रदेशों के मैमल्स की टेल, लेग्स, स्नाउट, ईयर का साइज गर्म प्रदेशों के मैमल्स की अपेक्षा छोटा होता है। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं हाइबरनेशन और एस्टिवेशन की। हाइबरनेशन, जिसे कि शीत निष्क्रियता कहा जाता है, ऐसे प्राणी जिनके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के साथ घटता बढ़ता है उन्हें पोइकिलोथर्मिक या कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहा जाता है। जिन प्राणियों का तापक्रम वातावरण के ताप से अप्रभावित रहता है उन्हें होमियोथर्मिक या वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहा जाता है। अनेक पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स अत्यधिक शीत होने पर निष्क्रिय होकर भूमि में छिपकर पड़े रहते हैं और रेट ऑफ रेस्पिरेशन व हृदय स्पंदन दर अत्यधिक कम हो जाती है एवं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी धीमी हो जाती है। यह प्रक्रिया हाइबरनेशन या शीत निष्क्रियता कहलाती है। एस्टिवेशन या ग्रीष्म निष्क्रियता। कुछ एम्फीबियंस व रेप्टाइल्स ग्रीष्म ऋतु में मरुस्थलों में अत्यधिक विपरीत परिस्थितियों में बिलों में बंद होकर पड़ जाते हैं। इसे ग्रीष्म निष्क्रियता या एस्टिवेशन कहा जाता है। तापमान का जंतुओं में माइग्रेशन पर भी प्रभाव पड़ता है। ठंडे प्रदेशों में रहने वाले पक्षी अत्यधिक ठंड से बचाव के लिए उष्ण प्रदेशों में प्रवास करते हैं। मछलियों में भी अनेक स्पीशीज इसी प्रकार प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने स्थायी आवास यानी कि उथले गर्म जल से गहरे व ठंडे जल में चली जाती हैं। इसे ऊष्मीय प्रयास या थर्मल माइग्रेशन कहा जाता है। तापमान का जंतुओं के वितरण पर भी प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही क्लाइमेटिक फैक्टर्स के ये 2 फैक्टर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, लाइट और टेम्परेचर, और अगले लेक्चर में हम बाकी के क्लाइमेटिक फैक्टर्स को स्टडी करेंगे। थैंक यू।